तो अब हमने सारे कॉर्ड के सिंड्रोम समझ लिए थे कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि जितनी वैस्कुलर डिजीजेस होती हैं उसमें कौन कौन से डिजीजेस कवर होंगे। तो ये हमारी वैस्कुलर डिजीज के बारे में। वैस्कुलर मतलब जो कि आर्टरी और वेन्स की डिजीजेस होंगी, अब हम वो समझेंगे। तो सबसे पहली डिजीज जो हमारे पास है वो है ASA। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम सबसे कॉमनली उन पेशेंट में देखा जाता है जिनका एओर्टिक डिसेक्शन हुआ हो। दूसरा, एन्यूरिज्म में देखा जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में देखा जाता है। ठीक है, तो तीन में सबसे ज्यादा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम देखा जाता है: एओर्टिक डिसेक्शन, एओर्टिक एन्यूरिज्म, एओर्टिक एम्बोलिज्म या एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो कॉल आ गया था। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम जिसमें आपको सबसे कॉमनली एओर्टिक डायसेक्शन, एनेरिज्म और एओर्टिक एम्बोलिज्म या एथेरोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? कभी भी कोई भी ऐसे में ऑक्लूजन हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसे में ऑक्लूजन हो रहा है। ऑक्लूजन का सिंपल शॉर्टेड सा मतलब है या क्लोज हो गई है वो या तो ब्लॉक हो गई है। तो कोई भी मतलब ऐसे में जब भी क्लोजिंग या ब्लॉक होगा तो आपका एंटीरियर टू थर्ड कॉर्ड में इशेमिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंटीरियर टू थर्ड कॉर्ड में इशेमिया हो जाएगा और वहां से एटीपी डिप्लीशन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटीपी डिप्लीशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, एटीपी डिप्लीशन शुरू हो गया। ठीक, ये सेम जो हमारा स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक में चलता है, वही सेम चीज यहाँ भी होती है। ठीक, ये एटीपी डिप्लीशन के वजह से आपका ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी जो होती है वो हो जाता है। ये एटीपी डिप्लीशन के बाद क्या होता है? वेंट्रल हॉर्न डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेंट्रल हॉर्न डैमेज हो जाता है। ठीक है, वेंट्रल हॉर्न डैमेज हो गया। ये वेंट्रल हॉर्न जब डैमेज हो गया, इसमें जब वेंट्रल हॉर्न डैमेज होगा तो किस लेवल पे होगा? LMN के लेवल पे होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन के लेवल पे होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? कॉर्टिको स्पाइनल डैमेज होता है। इसके बाद क्या डैमेज होता है? कॉर्टिको स्पाइनल डैमेज होता है। ठीक, ठीक, कॉर्टिको स्पाइनल डैमेज होगा। कॉर्टिको स्पाइनल जो होगा वो लोअर मोटर न्यूरॉन के लेवल पे होगा और अपर मोटर न्यूरॉन में
बिलो होगा, अपर मोटर न्यूरॉन में बिलो होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सॉर्टेड सी। ठीक, फिर इसके बाद ये आगे चलते हुए हमारा स्पाइनोथैलेमिक को भी डैमेज कर देगा। ठीक, स्पाइनोथैलेमिक को डैमेज कर देगा। स्पाइनोथैलेमिक जब डैमेज होगा तो हमारा क्या क्या चला जाता है, पेन और टेम्परेचर का लॉस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हमको देखने को मिलेगा, उसके बाद हमको कॉर्ड में स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड में क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी। और जो और भी डेफिसिट, ये फाइनल डेफिसिट जो है वो हमको मेनली जो है 24 से 72 घंटे बाद देखने को मिल जाएगा। 24 से 72 घंटे बाद फाइनल डेफिसिट कि कहाँ कहाँ कितनी कमी आई है और किस लेवल पे आई है, ये देखने को मिल जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई पैथोफिजियोलॉजी से। ठीक है, तो इतनी सी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर में अलग अलग तरीके का चीजें हमको देखने को मिलेंगी। क्लिनिकल फीचर की अगर हम इसके बात करें तो अगर एलेमेन के लेवल पे लीजन है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया वर्टिकल वेंट्रल हॉर्न डैमेज में एलेमेन के लेवल पे डैमेज लीजन है, एलेमेन लेवल लीजन है, तो एलेमेन लेवल के लीजन में क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्लैसिड वीकनेस, एरिफ्लेक्सिया और फेसिकुलेशन। ठीक है, फेसिकुलेशन। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्लैसिड वीकनेस, फेसिकुलेशन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। क्या क्या देखने को आपको मिलेगा, आपको फ्लैसिड वीकनेस, फेसिकुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी सी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई। फ्लैसिड का मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे पेशेंट में कोई भी टोन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फेसिकुलेशन का मीन सिंपल सॉर्टेड सा ये हुआ कि जब एक छोटी एक मसल ट्विच आए, ठीक है, स्किन में, जो कि छोटे लेवल पे हो बट बहुत फास्ट हो, उसे फेसिकुलेशन कहते हैं। और आपको ए रिफ्लेक्सिया भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल जाएगा। इतनी सी सिंपल शॉर्टेड सी बात समझ में आई कि क्लिनिकल फीचर कैसे हम देखेंगे। एलिमेंट के लेवल पे लीजन है तो फ्लैसिड वीकनेस, फेसिकुलेशन और ए रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें, हाँ, और अगर हम बात करें यूएमएन के नीचे लीजन की, तो ह्यूमन के नीचे जो कॉर्टिकोस्पाइनल में लीजन आएगा उसमें आपको पेरिप्लेजिया क्या दिखेगा, स्पास्टिक टाइप का पेरिप्लेजिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स दिखने लगेंगे। और आप जानते हैं आपको पॉजिटिव बेबिंस्की साइन भी दिखेगा। इतनी सी बात समझ गए कि बेबिंस्की साइंस पॉजिटिव दिखने लगेगा। तो क्लिनिकल फीचर के बेस पे आप दो तरीके से हमने बांटा है, एलिमेंट के लेवल पे लीजन हो रहा है या ह्यूमन के नीचे लीजन हो रहा है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। दो चीजें और समझाना चाहेंगे। पहला, सेंसरी अगर माने हम, अगर सेंसरी सेंसरी में समझे कि सेंसरी में क्या क्या लॉस देखने को मिलेगा, तो हमको पेन और टेम्परेचर देखने को लॉस मिलेगा। पेन और टेम्परेचर, पेन और टेम्परेचर क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी डैमेज हो रही है हमारी। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, अच्छा, ये एंटीरियर है तो पोस्टीरियर वाला कोई मसला इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो सेंसरी में पेन और टेम्परेचर ही जाएगा। टच, वाइब्रेशन, प्रेशर, ठीक है, ये सब वो बचा रहेगा क्योंकि वो सब पोस्टीरियर का है। इतनी सी बात समझ में आई। अब इसमें हम ऑटोनॉमिक की बात करें,
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक में हमारे जो ऑटोमेटिक वाले रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लैडर हो गया, बावल हो गया, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो गया। तो ये सब कुछ चीजें हमको एएसए के पेशेंट में क्लिनिकली देखने को मिल जाएंगी। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सिंपल सॉर्टेड सी बात थी। ठीक, आपने इन्वेस्टिगेशन कराया पेशेंट की, इन्वेस्टिगेशन में जो सीएसएफ आएगा उसमें प्रोटीन बढ़ी रहेगी, ठीक है। आपने एमआरआई कराया, एमआरआई में डिफ्यूज्ड कॉर्ड दिखेगी, ठीक है, या तो हाइपर इंटेंसिटी दिखेगी एंटीरियर कॉर्ड में, जिसे आविल आई साइन भी कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए? सिंपल सॉर्टेड सी इतनी सी बात होगी। मैनेजमेंट की बात करें तो थ्रोम्बोलिसिस कोई प्रूवन है नहीं ना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, किस वजह से हो रहा है, अगर एयोटिक डायसेक्शन की वजह से हो रहा है तो दोबारा सर्जरी करो, हाइपोटेंशन की वजह से हो रहा है तो वैसोप्रेशर चलाओ, आर्टीरियल प्रेशर की वजह से हो रहा है तो भैया ऑप्टिमल स्पाइनल कॉर्ड का परफ्यूजन करो, ठीक है। ऑक्सीजनेशन के लेवल से हो रहा है, अगर 94 से कम SpO2 जा रहा है तो उसको मेंटेन करो। टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हो रहा है तो उसको देखो। ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 140 के 180 है तो उसको देखो। एंटीकोगुलेशन जो है, जब पेशेंट को आपको लग रहा है कि कार्डियो एम्बोलिक कॉज है, ठीक है, स्टेरॉइड रिकमेंडेड नहीं रहते हैं, और आपको यही सब कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लैडर बावल की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाएगी। इसमें स्टार्टिंग से आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? आप समझ गए इसका कॉज, आप समझ गए इसकी पैथोफिजियोलॉजी, आप समझ गए इसका क्लिनिकल फीचर। इसके बाद हम जो नेक्स्ट उठाएंगे वो है स्पाइनल AVM and spinal AVF. Spinal AVM is the arteriovenous malformation and AVF is the arteriovenous fistula. ठीक है, तो दूसरा हमारे पास स्पाइनल AVM एंड AVF, ठीक है। AVM मतलब आर्टीरियोवीनस मालफॉर्मेशन, ठीक है, और AVF मतलब आर्टीरियोवीनस फिस्टुला। इसमें बेसिकली जो होते हैं दो टाइप होते हैं। टाइप दो इसीलिए होंगे क्योंकि एक AVM होगा, एक AVF होगा, ठीक है। तो अगर हम टाइप 1 की बात करें, अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में स्पाइनल ड्यूरल AVF आता है, स्पाइनल ड्यूरल AVF आता है, ठीक है, स्पाइनल ड्यूरल AVF आता है, ठीक। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, और ये जब होगा पेशेंट को तो आपको वीनस हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी पेशेंट में। क्या देखने को मिलेगी? वीनस हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी उस पेशेंट की कॉर्ड में, और ये एक तरह की प्रोग्रेसिव असेंडिंग माइलोपैथी होती है। थोड़ा सा स्पेलिंग को माइंड करिएगा, ठीक है। तो वीनस, क्या लिखते हैं, वीनस हाइपरटेंशन कॉर्ड में हो जाएगा, वो प्रोग्रेसिव असेंडिंग माइलोपैथी होती है ये, ठीक है। और सिंपल सॉर्टेड सा अगर हम समझें कि इसका क्लिनिकल क्या है, तो आप ये देखेंगे कि पेशेंट में सेंसरी डिस्टरबेंस दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक। ये सेंसरी डिस्टरबेंस के साथ साथ आपके जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ब्लैडर के हों, चाहे ब्लैडर डिस्फंक्शन हो, चाहे सेंसरी डिस्टरबेंस हो, ठीक है,
ये वर्स हो जाएंगे वाइल एक्सरसाइज। जब भी आप इन पेशेंट की एक्सरसाइज आपने सोच के कराया, ये सिम्टम्स और वर्स हो जाएंगे। ठीक। एंड स्टैंडिंग, खड़े होने के टाइम और एक्सरसाइज करने के टाइम ये सिम्टम वर्स हो जाएंगे, क्योंकि जो सब ड्यूरल स्पेस होती है, एपिड्यूरल स्पेस जो होती है, उसमें प्रेशर पड़ने लगता है जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे या खड़े होंगे। ठीक है। तो सेंसरी डिस्टरबेंस और ब्लैडर डिसफंक्शन, ब्लैडर, अरे डी लिख दे, ब्लैडर डिसफंक्शन जो है वो वर्स होने लगेगा जब भी इन पेशेंट को आप एक्सरसाइज कराएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सी इतनी सी बात है ये। ठीक। अब अगर हम टाइप 1 की, टाइप 2 की बात करें, तो हमने ऑलरेडी एवीएम पढ़ रखा है, पूरी वीडियो पड़ी हुई है एवीएम की, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। तो इसमें पेशेंट को वही सेम चीज जो सेरिब्रल एवीएम में होती यही होती है। यहाँ पे बस ये होता है, इंट्रामेडुलरी नेडस बनता है। ठीक है। इंट्रामेडुलरी नेडस इज फॉर्म्ड सिमिलरली as in cerebral AVM। ठीक है। सिमिलरली एज इन सेरिब्रल AVM। इतनी सी बात समझ में आ गई। और इन पेशेंट, ये जब भी आएंगे तो इन पेशेंट में या तो आपको हेमरेज देखने को मिलेगा, या तो प्रोग्रेसिव माइलोपैथी। ठीक है। तो हम एवीएम पूरा पढ़ चुके हैं, सेम वही सिम्टम्स इसमें भी दिखेंगे जो उसमें दिख रहा है। ठीक है। इंट्रामेडुलर नाइडस फॉर्म करेगा जैसे कि सेरिब्रल एवीएम में फॉर्म होता है। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसका सिंपल सॉर्टेड सा ट्रीटमेंट यही है कि सर्जिकल डिस्कनेक्शन करें। अगर इस एवीएफ की फिस्टुला की बात करें तो सर्जिकली रिमूव कर दें उसको। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन करें। एंडोवेस्कुलर मतलब वेस्कुलर के अंदर एम्बोलस का फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन होता है। ठीक है। तो वो करके भी हम आपका एवीएम एवीएफ की कंडीशन रोक सकते हैं। ठीक है। एवीएम का हम इससे पहले पूरा कवर अप कर चुके हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक। और लास्टली हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर, जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर डिजीज है वो है हिमेटोमाइलिया। क्या है? हिमेटो, कहाँ है दिमाग? ठीक है। हिमेटोमाइलिया। ठीक, यहाँ बीच में ई होगा, छोड़ दीजिए उसको। हिमेटोमाइलिया ही को समझा करिए। हिमेटोमाइलिया का दूसरा नाम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हेमोरेज। ठीक है। इतनी सी बात समझ गए। स्पाइनल कॉर्ड हेमरेज, ये क्यों लिख देते हैं हेमरेज। ठीक है। सिंपल शॉर्टेड सी बात समझ गए। जब हेमरेज स्पाइनल कॉर्ड में पड़ेगा तो इसको स्पाइनल कॉर्ड हेमरेज कहेंगे या हिमेटोमाइलिया कहेंगे। हिमेटोमाइलिया जो होता है इसके कुछ कॉजेज होते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो एवीएम हो जाता है सबसे सीधा सीधा, दूसरा हमारा ट्रॉमा हो जाता है, तीसरा हमारा ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है। और कोगुलेशन वाली चीजें आ जाएंगी, जैसे कि एंटी कोगुलेशन दिया जा रहा है जिनको। ठीक है। इतनी सी बात समझ गए। चार मेन मोटे मोटे से कॉजेज रहेंगे। क्लिनिकल की बात करें अगर, कि क्लिनिकल फीचर ये पेशेंट क्या दिखाएगा, तो इन पेशेंट में सडन जो है सीवियर बैक और नेक पेन होगा। कैसा होगा ऑनसेट?
सडन होगा, क्रोनिसिटी सीवियर होगी, ठीक है। सडन सीवियर बैक या नेक पे पेन शुरू हो जाएगा, और सेंट्रल कॉर्ड सिस्टम के सारे सिंड्रोम भी देख सकते हैं आपको। कैसे सिस्टम? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम अभी हमने इससे पहले पढ़ा है ना, उसके सारे सिम्टम्स में अपेयर। इतनी सी बात समझ गए, सिंपल सॉर्टेड सी। ट्रीटमेंट की बात करें, सर्जिकल इवैल्यूएशन ही कर सकते हैं अगर बड़ा है, ठीक है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा सा क्या खत्म हो गया, वैस्कुलर डिजीज खत्म हो गए, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड की सप्लाई में देखे जाते हैं, ठीक है। इन टोटल हम लोग के वैस्कुलर डिजीज खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद हम कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज उठाएंगे, या सबसे बड़े डिजीज उठाएंगे, जिनको क्या कहते हैं, मेजर स्पाइनल कॉर्ड डिजीज। मेजर स्पाइनल कॉर्ड डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है टोटल 3 है, ठीक है। तो इसको अब हम शुरू करेंगे। सो हमारा जो मेजर स्पाइनल कॉर्ड का डिजीज रहेगा, उसमें भी 3 बीमारियां बेसिकली आएंगी। जो सबसे पहली बीमारी है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिक माइलोपैथी। क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिक माइलोपैथी। इसकी इतनी सी बात समझ गए। इसका सिंपल शॉर्टेड में, शॉर्ट में कभी कभी CSM भी लिखा रह सकता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। और ये मोस्टली अडल्ट्स में होंगी जिनकी एज अबव 50 होगी। अडल्ट्स अबव 50 ईयर्स, ठीक है, उनको होगी जो 50 ईयर्स के ऊपर है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी अगर जानने की कोशिश करें, ठीक, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, डिस्क ओवर द टाइम, डिस्क डीजनरेशन की वजह से, और ऑस्टियोफाइट, उसी डीजनरेटेड डिस्क के आसपास ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी है कि डिसजनरेशन के वजह से आसपास जो है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है। इसके वजह से जब ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है, तो आसपास जब ऑस्टियोफाइट फॉर्म होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगी आपकी स्पाइनल कनाल, नैरो स्पाइनल कनाल हो जाएगी, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, मसला है, ठीक है। नैरो हो जाएगी आपकी स्पाइनल कनाल। इसी नैरोइंग के वजह से आपका कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है, वहां पे क्या होने लगेगा, कंप्रेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कंप्रेशन होने लगेगा। इसी कंप्रेशन के वजह से आपको रिपीटेटिव, या एक तरह से आप ये मान लीजिए, इसी कॉर्ड के कंप्रेशन की वजह से आपको उसी कॉर्ड में इशीमिया हो जाएगा, और उसके बाद माइलोपैथी हो जाएगी, ठीक है। ये होगा कब, जब आप रिपीटेटिव मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, रेपिटेटिव मूवमेंट करेंगे। रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से छोटे छोटे ट्रॉमा होने लगेंगे, ठीक है। आपके जो स्पाइनल कनाल है उसके, उसमें रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से आपके माइक्रो ट्रॉमा होने लगेंगे, छोटे छोटे ट्रॉमा होने लगेंगे। यही ट्रॉमा बाद में जाके क्या करते हैं, एसे को कंप्रेस कर देते हैं, और हमारी इशीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, इशीमिया हो जाता है। इशीमिया के बाद क्या होगा, माइलोपैथी हो जाएगी, ठीक है। बार बार कंप्रेस करने की वजह से वहां पे कॉर्ड में इशीमिया हो जाएगा, और इसके बाद माइलोपैथी हो जाएगी। ये हमारा सिंपल सॉर्टेड सा एक पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, इसकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिक माइलोपैथी की, जिसे हम
सिएशन कहते हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा, जगह कम हो जाती है, रहे रहे जगह कम हो जाती है, समझ में नहीं आता है तो क्या करें। ठीक, अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि पेशेंट क्या क्या कंप्लेन आपसे आके करेगा, तो ये कंप्लेन करेगा नेक में पेन के साथ साथ स्टिफनेस में। ठीक है, नेक पेन और स्टिफनेस में होगा। ठीक, अगर अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस है, इसके साथ साथ जो अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस आएंगे, जैसे कि स्पास्टिक गेट देखने को मिलेगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा और बेबिंस्की साइन देखने को मिलेंगे। तो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस कहाँ देखने को मिलेंगे? लेग में देखने को मिलेंगे। ठीक, क्या क्या देखने को मिलेगा? स्पास्टिक, बेबिंस्की और हाइपर रिफ्लेक्सिया। HR लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अगर एलेमेन की बात करें तो एलेमेन में क्या देखने को मिलेगा? आर्म मसल की वेस्टिंग और रिफ्लेक्सेस एब्सेंट रहेंगे, रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे लॉस होते रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? लॉस होना या रिड्यूस होना या कम हो जाना, ये चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। ठीक, और लेग में आपको एक चीज और देखने को मिल सकती है, हो सकता है किसी के वाइब्रेशन या प्रोप्रियोसेप्शन भी ना हो, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन भी लॉस मिले। ठीक, लेग में दो चीजें देखने को मिलेगी, स्पास्टिक गेट देखने को मिलेगा, बेबिंस्की साइन देखने को मिलेगा और हमारा जो हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है वो देखने को मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, इसके साथ साथ पेशेंट जो है कंप्लेन करेगा कि जब भी वो नेक फ्लेक्शन करता है, क्या करता है? नेक फ्लेक्शन करता है। दिमाग खराब हो गया है क्या? नेक फ्लेक्शन करता है। नेक फ्लेक्शन करने के टाइम पे उसको क्या लगता है? इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा लगता है। क्या लगता है? एक इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा लगता है। ये इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है, ये जब लगेगा जब पेशेंट का पोस्टीरियर कॉलम इरिटेट फील करेगा। ठीक है, पोस्टीरियर कॉलम क्या है? इरिटेट फील करेगा। ठीक, तो जब भी नेक फ्लेक्शन करेगा मतलब नेक आगे लेके जाएगा, तो पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसी इलेक्ट्रिक शॉक लगने को हम क्या कहते हैं? लर्मिट साइंस। क्या कहते हैं? लर्मिट साइन। इतनी सी बात समझ में आई? लर्मिट साइन कहते हैं जब पेशेंट को नेक फ्लेक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगे, उसे लर्मिट साइंस कहते हैं। पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट की जब, अच्छा, आर्म्स में मसल वेस्टिंग अगर हो रही है, तो आर्म में मसल वेस्टिंग की वजह से आर्म्स के मेन जो है वेस्टिंग इन इंट्रेंसिक हैंड मसल, HM लिख दे रहा हूँ, हैंड मसल। ठीक है, इंट्रेंसिक हैंड मसल में भी वेस्टिंग देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, और जब भी आप ग्रिप टेस्ट कराएंगे तो आपको ऑल्टर्ड देखने को मिलेगी, ग्रिप भी ऑल्टर्ड देखने को मिलेगी और रिफ्लेक्स कम देखने को मिलेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई? इन टोटल इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सा हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिक माइलोपैथी में ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ठीक, और इसी साइन को हम कह सकते हैं माइलोपैथी ऑफ हैंड, क्योंकि मसल वेस्टिंग भी हो रही है, इंट्रेंसिक हैंड मसल भी वीक हो रही है, ग्रिप भी कम हो रही है, रिफ्लेक्सेस भी लॉस हो रहे हैं, तो इसी को प्रोग्रेसिव माइलोपैथी ऑफ हैंड कह सकते हैं हम। ठीक है, और आपको एक टेस्ट और अगर इसमें पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा टेस्ट पॉजिटिव, कौन सा टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा? हॉफमैन साइंस। हॉफमैन साइन भी देखने को मिलेगा। हॉफमैन साइन होता क्या है? हॉफमैन साइन में आपको ये पता चल जाएगा कि अपर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट इसमें है कि नहीं। ठीक है, आप पेशेंट की पूरा ऐसे हाथ रखवाएंगे, हाथ रखवाने के बाद आप मिडिल फिंगर फ्लिक करेंगे, तो पूरा हाथ की मिडिल फिंगर ऐसे हाथ रखवाए, मिडिल फिंगर फ्लिक किया,
तो ये पूरे हाथ में झटका आएगा, ठीक है, पूरे हाथ में आएगा, ठीक, ऐसे पूरे हाथ में आएगा, ठीक। तो इसी को हॉफमैन साइन कहते हैं। हॉफमैन साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा और हॉफमैन साइन प्रेजेंट रहेगा पेशेंट में कि फिंगर फ्लेक्शन में चली जाएंगी। जब भी आप ऐसे करेंगे तो देखिए फिंगर फ्लेक्शन में, ऐसे ऐसे ये करने पे फिंगर ऐसे सारी फ्लेक्शन में चली जाएंगी। तो अगर मिडिल फिंगर पे टैप करें, टैप क्या करें, एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लिकिंग करें, फ्लिक करें, टैप नहीं कह सकते, करेक्ट वर्ड होगा फ्लिकिंग। मिडिल फिंगर फ्लिक करें तो बाकी फिंगर जो है फ्लेक्शन में चली जाएगी, फिंगर फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसी को हॉफमैन साइन कहते हैं। तो हॉफमैन साइन भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिक माइलोपैथी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पेशेंट का अगर एमआरआई, सीटी या कुछ और हुआ हुआ, ये नॉर्मल से हमने क्लिनिकल फीचर्स बता दिए हैं, ठीक है, नॉर्मल से हमने क्लिनिकल फीचर्स बता दिए हैं। अब हमको ये समझना है कि ये क्लिनिकल फीचर्स जो है इनसे को रिलेटेड और इनसे चीज़ें क्या क्या हमको पेशेंट में और देखनी पड़ेंगी फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हमको ये देखनी पड़ेगी, वाह पहला टॉपिक है, इन्वेस्टिगेशन ये देखनी पड़ेगी कि जब भी हम इस पेशेंट का एमआरआई कराएंगे, क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई कराएंगे। तो एमआरआई सबसे सही तरीका होता है इसको पहचानने का। तो आपको दो चीज देखने को मिलेंगी, पहला कॉर्ड कंप्रेशन देखने को मिलेगा, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सर्वाइकल के लेवल पे कंप्रेस देखने को मिलेगा। दूसरा डिस्क प्रोलैप्स विथ ऑस्टियोफाइट दिखेंगे, ठीक है, डिस्क प्रोलैप्स के साथ साथ ऑस्टियोफाइट भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, हर पेशेंट का आप एमआरआई नहीं करा सकते क्योंकि कभी कभी एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो उस पेशेंट का क्या कराएंगे, सीटी माइलोग्राफी कराएंगे, ठीक है, तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम सिंपल सॉर्टेड सा ट्रीटमेंट की बात करें, अगर इन पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दिया जाए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या दिया जाए, या एक कंजर्वेटिव और सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक। तो ट्रीटमेंट में अगर कंजर्वेटिव की बात करें तो आप सिंपल सॉर्टेड इनकी कुछ एक्सरसाइजेस करा सकते हैं नेक की, ठीक है, और कॉलर भी लगा सकते हैं। तो कंजर्वेटिव में हम क्या कह सकते हैं, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होगा इसका और कॉलर भी होगा, कॉलर भी लगा सकते हैं, कॉलर यूज कर सकते हैं। सर्जिकल की बात करें तो सर्जिकल में हमको डिकम्प्रेशन सर्जरी, लैमिनेक्टॉमी, ठीक है, लैमिना का रिमूवल करा सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सिंपल सॉर्टेड सा यही दो तरीका है इसके ट्रीटमेंट का, ठीक है, और सिंपल यहीं तक इसमें समझते हैं। इसको आगे समझने के लिए हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज, देखिए आप अगर कॉज समझ गए, आप समझ गए क्यों हो रहा है, तो आप उस चीज से अपने आप बच सकते हैं। अगर प्रोलैप्स हो रहा है, कंप्रेस हो रही है डिस्क, तो आप इमोबिलाइज करा देंगे नेक को, फ्लेक्शन अवॉइड करवाएंगे, पेशेंट से कहेंगे झुक के ना काम करो, ठीक है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। पर अगर पेन बहुत ओवर है तो आप सर्जरी की तरफ ही उसको प्रिफर करेंगे भेजना। पर अगर पेन थोड़ा सा कम है, ठीक है, ये स्टार्टिंग सिम्टम दिखने लगे हैं, पेशेंट ने एमआरआई करा लिया और एमआरआई में ये सब चीजें दिख रही हैं, तो आप क्या क्या कराएंगे, आप पेशेंट को सिंपल सॉर्टेड सा ये कहेंगे कि पेशेंट जो है फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द नेक ना करे, पहली चीज, ज्यादा फॉरवर्ड फ्लेक्शन ना करे। नेक की कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बता देंगे, ठीक है। दूसरी चीजें आप क्या करा सकते हैं, आप इसमें कुछ मोडालिटीज लगा सकते हैं, वही मोडालिटीज लगाइए जो आपको
अक्यूट पेन में आप लगाएंगे, ठीक है, किस में लगाएंगे, अक्यूट पेन में आप लगा सकते हैं। और अगर इसके सिम्टम्स क्रॉनिक में जा रहे हैं तो वही डिकम्प्रेशन और लैमिनेक्टॉमी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पेन के लिए आप टेंस यूज कर सकते हैं ताकि पेन ब्लॉक हो जाए। बाकी माइलोपैथी है तो माइलोपैथी में ना आप ऑस्टिफाइड ब्रेक कर सकते हैं ना डिस्क प्रोलैप्स वापस कर सकते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज से अगर थोड़े अक्यूट कंडीशन की डिस्क है तो वही वापस सही हो पाएगी। कॉर्ड ज्यादा कंप्रेस हो रहा है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये सिंपल सॉर्टेड सा हमारा सबसे पहला डिजीज, मेजर डिजीज जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में देखा जाता है, ठीक है। अरे तुमको मिटा रहे, तुम भी जगह दिए बोलो। दूसरा डिजीज हमारे पास सब अक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन, SCD, ठीक है। क्या होगा, सब सब अक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन, SCD, ठीक है। ये बेसिकली आपकी एक माइलोपैथी होती है। ये माइलोपैथी किसके वजह से होगी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी के वजह से हो जाएगी, ठीक है। जिस पेशेंट में विटामिन B12 की कम डेफिशिएंसी है उसमें होगी। कंबाइंड इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि कंबाइंड बेसिकली ये पोस्टीरियर और लैटरल कॉलम को दोनों को कंबाइन, इसमें कंबाइन इफेक्ट देखने को मिलता है, दोनों का कंबाइन डीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें होगा ये कि आपको B12 की डिफिशियंसी हुई, B12 की डेफिशिएंसी हुई। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो माइलिन सिंथेसिस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। क्या इम्पेयर्ड हो जाएगी, माइलिन की सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाएगी, इम्पेयर्ड माइलिन सिंथेसिस, ठीक है। इम्पेयर्ड माइलिन सिंथेसिस हो जाएगी। इसके वजह से जो है सबसे पहले किसका होगा, डीमाइलिनेशन, पोस्टीरियर कॉलम का डीमाइलिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर कॉलम का सबसे पहले डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाएगा। पोस्टीरियर के बाद आपका लैटरल भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लैटरल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। लैटरल में वही कॉर्टिको स्पाइनल वाला पूरा पार्ट, ठीक है। पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोगों को, हमको नहीं पता। फिर उसके बाद क्या होगा, पेरिफेरी में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरिफेरल आ जाएगा ये। तो इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई कि जितने भी पेरिफेरी नर्व हैं धीरे धीरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पोस्टीरियर कॉलम और लेटरल कॉलम दोनों इम्पेयर्ड हो गया है। डीमाइलिनेशन दोनों का होगा, पोस्टीरियर का भी होगा और लेटरल का भी होगा। इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ गए। क्लिनिकल फीचर के साथ क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट किस चीज की कंप्लेन करेगा। अगर पोस्टीरियर कॉलम में है तो पोस्टीरियर कॉलम में आप जानते हैं वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। किसमें, पोस्टीरियर कॉलम में, ठीक। वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो जाएगा पोस्टीरियर कॉलम में। कभी कभी पोस्टीरियर कॉलम में ये इनके साथ साथ और क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है आपको, सेंसरी अटैक्सिया और रोम्बर्ग साइन पॉजिटिव। ये किस में हो जाएगा, पोस्टीरियर कॉलम में, ठीक है। अरे उतना लास्ट में लिखने की क्या जरूरत है, हम तो सोच रहे हैं क्लिनिकल फीचर थोड़ा सा पीछे लिखो। तो पोस्टीरियर कॉलम में अगर पोस्टीरियर कॉलम इफेक्टेड है तो वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन का लॉस होगा विद सेंसरी अटैक्सिया एंड रोम्बर्ग साइन देखने को मिलेगा। अगर लेटरल कॉलम इन्वॉल्व है, कौन सा कॉलम, लेटरल, तो लेटरल आप जानते हैं जो कॉर्टिको स्पाइनल में आता है, इसमें अक्सर करके मूवमेंट का रहता है।
तो स्पास्टिक वीकनेस देखने को मिलेगी, प्लस बेबिंस्की साइन देखने को मिलेगा, प्लस हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? ये तीन चीजें देखने को आपको मिल जाएगी। अब पोस्टीरियर के बाद इम्पेयर्ड हुई माइलिन शीथ, पोस्टीरियर आया, लेटरल आया, पेरिफेरल नर्व में क्या दिक्कत आएगी? किसी का पेरिफेरल नर्व तक है तो पेरिफेरल नर्व में आपको को देखने को मिलेगा कि पेन और टच दोनों लॉस हो गया है। पेरिफेरल में पेन प्लस टच लॉस हो जाएगा, पहली चीज ये होगी। उसके साथ साथ पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि वो अक्सर करके रिफ्लेक्स लॉस करेगा। क्या लॉस करेगा? ए रिफ्लेक्सिया दिखने लगेगा। रिफ्लेक्स रहेगा ही नहीं पेशेंट में। ठीक है, ए रिफ्लेक्सिया आप जानते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन का है, और अपर मोटर न्यूरॉन भी कभी कभी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, ए रिफ्लेक्सिया के साथ साथ अपर मोटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉग्निशन भी आपको इसमें सही नहीं दिखेगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, तो क्लिनिकल फीचर में और क्या देखने को मिलेगा? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मेन विटामिन B12 की कमी से होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, ये आप पता कैसे करेंगे कि पेशेंट को क्या है क्या नहीं है? तो ये बोर्ड में खत्म ही नहीं हो पाती है बीमारी, या तो लिखने का तरीका खराब है या तो बोर्ड खराब है। ठीक, ये इनके कुछ कॉजेज होते हैं। पेशेंट से आप इन्वेस्टिगेशन में कॉजेज जरूर पूछ लीजिएगा। हो सकता है पेशेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हो सकता है पेशेंट में सीलियाक डिजीज हो। कौन सा डिजीज हो? सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज में पेशेंट में ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, सीलियाक डिजीज बहुत कम लोगों को होती है, पर इसमें ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। हो सकता है पेशेंट डाइट बहुत स्ट्रिक्ट हो, जैसे एकदम स्ट्रिक्ट वीगन हो। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट वीगन हो कि दूध भी नहीं पीना है। ठीक है, आलमंड मिल्क पीते हैं ये लोग। ठीक, बड़े बड़े नाटक हैं आजकल। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरी जो है, आपको ये देखना है कि पेशेंट नाइट्रस ऑक्साइड का अब्यूज तो नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये देखना है। ठीक, तीसरी चीज ये देखना है पेशेंट की डायबिटीज की ज्यादा दवा तो नहीं चल रही, क्योंकि डायबिटीज की ज्यादा दवा जैसे मेटफॉर्मिन खाने से पेशेंट में विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होती, पर इम्पेयरमेंट हो जाती है, उसके एब्जॉर्प्शन की इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है, ये देखना है। दूसरा ये देखना है गैस्ट्रेक्टॉमी तो नहीं हुई। ठीक है, गैस्ट्रेक्टॉमी तो नहीं हुई, तो उसके वजह से भी एक मसला आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन आप उस पेशेंट की करा के ये चीज कंफर्म कर लेंगे कि ये चीजें है कि नहीं है। क्या क्या कराएंगे आप? सिंपल सॉर्टेड सा सीरम B12 कराएंगे। ठीक है, सीरम B12 अगर लो आएगा तो पहला वो आ जाएगा। ठीक, MBC कराएंगे। MBC मतलब मैक्रो या नहीं, मेगा ब्लास्टिक अनीमिया। मेगा ब्लास्टिक अनीमिया चेक कराएंगे। क्या चेक कराएंगे? मेगा ब्लास्टिक अनीमिया तो नहीं है पेशेंट को। ठीक है, ठीक, सिंपल सॉर्टेड सा ये कराएंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि SCT के वैल्यू ज्यादा तो नहीं बढ़ी। SCT क्या होता है? होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन एलिवेटेड तो नहीं है, होमोसिस्टीन ज्यादा बढ़ा तो नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ट्रीटमेंट सिंपल सॉर्टेड सा आप यही देंगे। ठीक, आप उसको जो कहेंगे कि भैया आप जो है IM के रूट से रोज जो है 7 दिन तक B12 चढ़ाइए। ठीक है, IM के रूट से जब भी B12 चढ़ेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो
ठीक है, ये समझ में आई? क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो कैबेलामाइन। ठीक है, ठीक। ठीक, हाइड्रोक्सो कॉबलामाइन का आप आईवी चढ़ाएंगे 100 इंटरनेशनल 100 मिलीग्राम पर डे, 1000 मिलीग्राम पर डे, 7 दिन तक। बात हो गई खत्म। ठीक है, और आयरन अकेले नहीं देंगे पेशेंट को। ठीक है, फोलेट या फोलिक एसिड अकेले नहीं देंगे। तीसरी बीमारी की अगर हम बात करें, ठीक, तीसरी बीमारी जो आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत देखने को मिलती है, ट्रांस ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ठीक है, ट्रांसफर माइलाइटिस। ट्रांसफर माइलाइटिस होता क्या है? ट्रांसफर माइलाइटिस, इट इज द acute inflammatory myelopathy affecting entire cross section at one or more level। ठीक, क्या है? acute inflammatory acute inflammatory myelopathy affecting ठीक, अलग अलग लेवल पे अफेक्ट करने वाली मायोपैथी। लेवल 1 बाय 1 नहीं लिख सकते, लेवल 1 और मोर लिख समझ लीजिए कि एक के बाद एक बढ़ती चली जाएगी, अफेक्ट करती चली जाएगी। तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी माइलोपैथी अफेक्टिंग वन लेवल 1 और मोर, या 1 लेवल और मोर। ठीक है, इसका जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक मतलब जेनेटिकली आपको मिला हुआ है, ठीक, आपके जीन्स में है। इसका सबसे ज़्यादा कवरेज 30% होता है। बाकी पेशेंट बाकी पेशेंट जैसे कि आपके एमएस के पेशेंट हो गए, ठीक है, पोस्ट वैक्सीनेशन के पेशेंट हो गए, ठीक, न्यूराइटिस के पेशेंट हो गए। किसके पेशेंट हो गए? न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका के पेशेंट हो गए। हमने न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका पढ़ा है इसको, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, ठीक है, न्यूरल कंडीशन होती है जिसमें आँख का मसला हो जाता है और बॉडी AQP4 एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक, और एक बीमारी है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोपोइसिस। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोपोइसिस जो बीमारी होती है, इस बीमारी में पेशेंट में सबसे पहला सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो SLE इसलिए हमको याद है क्योंकि हमारा एक दोस्त था, तो उसको जो है बीच में उसकी प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा का मतलब 1.5 लाख की लिमिट होती है। 1.5 लाख, लगा जीरो और है, हाँ, 1.5 लाख की लिमिट होती है उसकी, 10,000 थी। ठीक है, और बॉडी पे हल्के हल्के रैशेस चकत्ते पड़ रहे थे, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, कैपिलरीज में ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। तो जब हेमाटोलॉजिस्ट के पास लेके गए तो बाद में पता चला कि 1-2 दिन बाद, पहले तो SLE के हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा था। पहले तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को सही करा गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को प्लेटलेट इन्फ्यूजन से सही करा गया। फिर उसके बाद ये देखा गया कि SLE हो रहा है जो पेशेंट में, SLE की वजह से तो पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं दिख रहा, पर आज तक उसका कोई ऐसा वजह नहीं पता चल पाई है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात करें कि पेशेंट के क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, आप ये देखेंगे कि पेशेंट में जो है बायलैटरल मोटर
और सेंसरी वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी? दोनों तरफ बाइलैटरल मोटर और सेंसरी वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक, और ब्लैडर बॉल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप बैक पेन भी अक्सर करके देखा गया है उसी लेवल पे जहां पे ट्रांसवर्स माइलाइटिस शुरू हो रहा है। ठीक है, बैक पेन उसी लेवल पे देखा जाएगा। ठीक है, और ब्लैडर बावल डिसफंक्शन देखा जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स के साथ आएगा। पक्का करने के लिए आप क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे पेशेंट से? पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन आप क्या करवाएंगे? ठीक है, हो सकते हैं आपके क्लिनिक में पेशेंट आ जाए, आपको पता ना चले, कंप्लेन करे कि भैया वीकनेस आ रही है, बैक पेन हो रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और आप क्या कराएंगे? आप सीएसएफ तो आप नहीं करा, सीएसएफ तो आप नहीं लिख सकते, वो एलपी का प्रोसेस होता है। बट सीएसएफ में अक्सर करके आपको ये देखने को मिलेगा कि पिलियोसाइटोसिस और प्रोटीन जो है, पिलियोसाइटोसिस और प्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा। सीएसएफ में क्या देखने को मिलेगा? अरे यार लिख दे रहे हैं सीएसएफ, भूले भूले यार। सीएसएफ में पिलियोसाइटोसिस और प्रोटीन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये बताता है कि इन्फ्लेमेटरी कॉज है कि नहीं है। दूसरा, अगर एमआरआई कराएंगे तो एमआरआई में जो जब लॉन्गिट्यूडनली चेक करेंगे तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? लेट में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लेट में। लेट में का फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसिव ट्रांसवर्स माइलाइटिस। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल ट्यूडनल एक्सटेंसिव ट्रांसवर्स माइलाइटिस। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसिव ट्रांसवर्स माइलाइटिस देखने को मिल जाएगा। सिंपल सॉर्टेड सी बात ये है। तो लेट में जो देखने को मिलेगा, ये अक्सर करके 3 वर्टिब्रा के लेवल से कम ही में देखने को मिलता है अगर स्टार्टिंग का है केस। ठीक है, और आप एमआरआई में देखेंगे तो एमआरआई में आप एक चीज रूल आउट कर सकते हैं कि ये एमएस की वजह से हो रहा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी देखने को मिल जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इसमें भी चालू रहेगा। क्यों? क्योंकि मोटर वीकनेस और सेंसरी वीकनेस है, बैक पेन है, ब्लैडर और बाल डिस्फंक्शन है। तो ये सब चीज में आप अपने आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बना के दे सकते हैं। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इसके बाद से चालू कर दूंगा। इसके बाद से नहीं, मतलब कुछ टाइम बाद से, कि ब्लैडर बावल के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बैक पेन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मोटर अगर किसी का लॉस है कैसा लॉस है, अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से बना दूंगा। बट अभी आप सिंपल सॉर्टेड, पता नहीं है कि बीच बीच में वर्ड छोड़ने की आदत है, बायलेटरल मोटर या सेंसरी वीकनेस में क्या काम करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से वीडियो बन सकती है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बन सकती है, पर बनेगी, पर अभी नहीं बनेगी। ठीक है, अभी एक पैटर्न या एक कोर्स ऑफ व्यू फॉलो करना है। ठीक है, जैसे हमने एग्जामिनेशन और असेसमेंट इससे पहले उठाए थे, फिर उसके बाद हमने जो है बीमारियां उठाई धीरे धीरे, फिर एक एक सिम्टम्स उठाए, फिर उसको समझे। ठीक, तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करके वो चीजें डाली जाएंगी। ठीक, इतनी सी बात समझ गए। अब अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहैबिलिटेशन की, ठीक, लगता है लाइट जाने वाली है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहैबिलिटेशन में हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम रिहैबिलिटेशन कैसे कैसे करें। तो सबसे बेस्ट स्केल जो होती है वो होती है एशिया स्केल। एशिया स्केल होती है सबसे बेस्ट हमारी। कौन सी स्केल? एशिया स्केल। एशिया स्केल का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन। क्या है? अमेरिकन
स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन। तो इसी स्केल के हिसाब से हमको कैटेगराइज करना है कि कितने टाइप में है। तो ये बेसिकली एशिया एशिया स्केल जो है ये 5 टाइप में होती है। शुरू होती है ये एशिया ए से। एशिया ए स्केल, एशिया ए जो ग्रेड होता है, इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट में ना मोटर फंक्शन है, नो मोटर कॉमा सेंसरी, ठीक है। कंप्लीट लॉस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कंप्लीट लॉस देखने को मिलेगा, ठीक, एशिया ए में। अगर एशिया बी की बात करें तो एशिया बी में हमारे सेंसरी लॉस सिर्फ देखने को मिलेगा, मोटर लॉस नहीं देखने को मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये दोनों में एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों का लेवल S4 S5 के नीचे से बताया जा रहा है। S4 S5 में इसमें सिर्फ सेंसरी लॉस रहेगा, इसमें मोटर लॉस नहीं रहेगा। अगर हम एशिया सी की बात करें, ठीक, अगर हम एशिया सी की बात करते हैं तो इसमें जो है एशिया ए में मोटर सेंसरी, एशिया बी में सिर्फ सेंसरी कैसे हो सकता है? एशिया सी में मोटर इनकम्प्लीट होगा ना। एशिया बी में जो है हाँ, एशिया सी में जो है जो आपका मोटर फंक्शन है वो प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। 50% बस। हाँ हाँ, सही है। मोटर फंक्शन जो है 50% प्रिजर्व्ड रहेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर एशिया डी की बात करें, इसमें भी मोटर फंक्शन प्रिजर्व्ड रहेगा, बट इसका परसेंटेज जो है कम ज़्यादा हो सकता है। 50% से कम भी हो सकता है, 50% से ज़्यादा भी हो सकता है। ये दोनों मोटर इनकम्प्लीट है, ये सेंसरी इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है, ठीक है। ना मोटर है ना सेंसरी, इसमें सिर्फ सेंसरी है, मोटर है। इसमें मोटर है प्रिजर्व 50% तक बस। बस इसमें ऊपर नीचे हो सकता है 50% या उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एशिया ए की बात करें, सॉरी एशिया ई की बात करें तो इसमें जो है नॉर्मल रहेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? सिंपल शॉर्टेड सी इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। तो ये ग्रेडिंग के हिसाब से आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ए, इन टोटल ये 5 ग्रेड होते हैं। एशिया जो है एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एसोसिएशन है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एसोसिएशन जो है इसमें दिमाग एकदम बंद हो गया है। अमेरिकन स्पाइनल इंजरी ए बी सी डी, एशिया एशिया सब में नहीं रहेगा क्योंकि ए फॉर एसोसिएशन है, ठीक है। इन टोटल इसको आप सबसे सिंपल सॉर्टेड पैटर्न में क्या कह सकते हैं
सबसे सिंपल सॉर्टेड पैटर्न इसका ये कह सकते हैं कि एशिया स्केल यूज हो रही है और इसी की इम्पेयरमेंट स्केल को क्या कहेंगे, AIS A, AIS B। दिमाग एकदम जो है बंद हो गया है आज। AIS D और शिट AIS E। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि A फॉर एशिया, I फॉर इम्पेयरमेंट, S फॉर स्केल, ये होता है। ठीक है, एशिया इम्पेयरमेंट स्केल, तो एशिया इम्पेयरमेंट स्केल ABCDE, ये पूरा पैटर्न चलता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक। उफ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये रिहैबिंग की पूरी बात हो रही है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिहैब की बात हो रही है। तो रिहैब जो है हम लेवल से भी न्यूरोलॉजिकल लेवल इंजरी से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल इम्प्लीकेशन अगर समझें या क्लिनिकल इम्प्लीकेशन समझें, तो अगर लेवल C1 से C3 तक है, कहाँ तक है, C3 तक, तो पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे तो सबसे कम फंक्शन करेगा, मानी की बात है। ठीक है, ये लेवल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमको पता चल जाए कि लेवल ऑफ इंजरी में क्या क्या है। अगर C1 से C3 की इंजरी है तो बहुत मुश्किल है कि उसको, मतलब टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उसकी रिकवरी में। ठीक है, पहला आप ये समझ लीजिए। दूसरा आप ये समझिए कि अगर पेशेंट के C4 में है, तो C4 में जब भी किसी पेशेंट को होगा तो आप डायफ्राम को ये समझेंगे। ठीक है, डायफ्राम को ये समझेंगे कि डायफ्राम इंटैक्ट है। डायफ्राम इंटैक्ट होने की वजह ये है कि एक नर्व होती है जो कि डायफ्राम और लिवर दोनों से होकर गुजरती है, जिसे कहते हैं फ्रेनिक नर्व, और ये गर्दन तक जाती है आपके। तो आपका जो डायफ्राम होगा वो इंटैक्ट होगा और हेड कंट्रोल में होगा। डायफ्राम क्या है, इंटैक्ट होगा और हेड कंट्रोल्ड रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। C4 में अगर किसी पेशेंट को देखने को मिलता है, अगर किसी पेशेंट के C5 के लेवल ऑफ इंजरी देखने को मिलती है, तो आपको एल्बो फ्लेक्शन में मसला देखने को मिल सकता है। एल्बो फ्लेक्शन मतलब बाइसेप में मसला देखने को मिल सकता है। इसको सही कराने का तरीका ये है कि पेशेंट को खुद से खाना खिलवाइए और बाकी एक्सरसाइजेस कराइए ताकि वो धीरे धीरे करके रिकवर हो सके। इतनी सी बात समझ में आई। अगर हम अब C6 की बात करें, C6 के लेवल पे जो होता है, C6 के लेवल पे आपका रिस्ट एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, रिस्ट एक्सटेंशन होता है। रिस्ट एक्सटेंशन मतलब रिस्ट जो है एक्सटेंशन रहेगी। टेंडिन टेनोडेसिस ग्रास्प एक चीज होती है। क्या होती है, टेनोडेसिस ग्रास्प, ये चीज रहेगी। और पेशेंट बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस पेशेंट में देखी गई है। C7 की बात करें,
तो अब तक हमने रिस्ट एक्सटेंशन समझा, अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, एल्बो एक्सटेंशन। ठीक है, C7 पे है तो एल्बो एक्सटेंशन में मतलब आएगा, एल्बो एक्सटेंशन मतलब ट्राइसेप, जब ट्राइसेप सही से नहीं कर पाएगा तो ट्रांसफर जो है वो इंडिपेंडेंटली हो पाएगा। अगर एल्बो एक्सटेंशन आपने सही कर दिया पेशेंट का, तो जब पेशेंट उठता है और बेड से उठता है, व्हीलचेयर से उठता है, तो ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है, तो ट्राइसेप इन्वॉल्व होने की वजह से उसकी ट्रांसफर टेक्निक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें इसके नेक्स्ट की, C8 की। तो C8 बेसिकली, C8 में दो आते हैं, C8 और T1 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, C8 और T1 में जो आपके पूरे हाथ का फंक्शन है, ठीक, ये आ जाएगा, इसमें इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगी। ठीक, तो फुल हैंड फंक्शन जो है, इसमें इम्प्लीकेशंस देखने को, फंक्शनल इम्प्लीकेशंस इसी में देखने को मिलेगी। अब हम बात करें थोरैसिक की, तो थोरैसिक में T2 से लेके, कहाँ से लेके, T2 से लेके, या T1 भी मान सकते हैं, T1 से लेके T9 तक, T9 तक क्या क्या कवर अप रहेगा, T9 तक आपका जो है अपर लिम्ब इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, T1 से T9 तक है तो आपका अपर लिम्ब इंटैक्ट रहेगा। फिर T9 के बाद T10 से T11 है, T11 नहीं, मेरे ख्याल से L1 इसका पूरा पूरा जो है, T10 11 12 फिर L1। हाँ, L1 जो है, L1 में आपके जो है हिप फ्लेक्सर्स में इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद जो है, अरे पहले तो मार्कर बंद करना बंद करें, मेन मसला तो यही हो रहा है। L2 से लेके L3 तक, फिर L4 से लेके L5 तक, L2 L3 L4 L5। ठीक, ऐसे ही सैक्रल में भी रहेगा, S1 S2 S3, कहाँ पे, S1 से लेके S3 तक। इतनी सी बात समझ में आई। अगर L2 L3 की हम बात करें, तो L2 L3 में जो है हमारे हिप फ्लेक्सर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, हिप फ्लेक्सर्स। L2 L3 में भी हमारे हिप फ्लेक्सर्स विथ नी एक्सटेंसर्स। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। L4 L5 की बात करें तो एंकल कंट्रोल और नियरली नॉर्मल चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा, एंकल में कंट्रोल देखने को मिलेगा पेशेंट में, और नियरली नॉर्मल रहेगा। S1 S3 में अगर कोई इम्प्लीकेशंस आती हैं तो आप हमेशा किस चीज को समझेंगे, ब्लैडर, बावल और सेक्सुअल डिस्फंक्शन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सॉर्टेड सी, कि आपको कहाँ कहाँ किस चीज पे या किस लेवल पे अगर कोई इंजरी हो रही है तो कहाँ कैसे मसला आएगा। C1 से C3 हो रही है तो भैया वो मिनिमल फंक्शन करेगा और वेंटिलेटर डिपेंडेंट है। C4 पे हो रही है तो आपका चलिए डायफ्राम इंटैक्ट है और आप अपना हेड खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, डायफ्राम से फ्रेनिक नर्व निकलती है जो ऊपर तक जाती है, लिवर में, लिवर के पास भी जाती है। तो लिवर में कभी किसी को मसला होता है, लिवर एब्सेस वगैरह होता है, तो वही दर्द जो है वो कहाँ तक जाता है, गर्दन के इस हिस्से तक आता है। ठीक है, मतलब लिवर इस साइड होता है ना, तो गर्दन के इस हिस्से तक वो दर्द आता है। क्यों, फेरिक नर्व बार बार इरिटेट होती है। ठीक, C5 की बात करें तो एल्बो फ्लेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मसला देखने को मिलेगा, इम्प्लीकेशन मिलेंगी। C6 रिस्ट एक्सटेंशन, C7 एल्बो एक्सटेंशन, C8 T1 फुल हैंड के फंक्शन में मसला देख रहा हूँ, T1 से T9 अपर लिम्ब जो रहेगी वो इंटैक्ट रहेगी। क्या रहेगी, अपर लिम्ब इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे लेवल डाउन होते जा रहा है तो अपर लिम्ब हमारी इंटैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और
T10 से L1 हिप फ्लेक्सर्स जो है उनमें आपको मसला देखने को मिलेगा। L2 से L3 में हिप फ्लेक्सर्स के साथ साथ नी एक्सटेंसार्स भी हो सकता है इन्वॉल्व हो जाए, ठीक। और L4 L5 में है तो नियरली नॉर्मल है, बट एंकल का कंट्रोल नहीं कर पाएगा पेशेंट, इसीलिए वॉकिंग एड यूज करेगा। S1 से S3 है तो ब्लैडर और बावल में मसला देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए। अगर इंजरी अगर इंजरी C4 के ऊपर है, जैसे C1 C3 में, तो ये समझिएगा आप पेशेंट का एक तरह से सिर्फ रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करा सकते हैं, ठीक। रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करा सकते हैं और कुछ खास चीजें नहीं करा सकते। अगर C5 तक है या C4, जैसे C4 के ऊपर है तो ये सब करा सकते हैं, ठीक है। हेड कंट्रोल तो रहेगा, C4 के ऊपर है। अगर C5 की बात करें, जैसे एल्बो फ्लेक्शन, तो एल्बो फ्लेक्शन में मसला आएगा तो एल्बो फ्लेक्शन की ट्रेनिंग कराएंगे, असिस्टेड ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है। असिस्टेड ट्रांसफर कराएंगे। C6 की बात करें, C6 इसलिए इंपॉर्टेंट है, C6 में रिस्ट एक्सटेंशन आता है। C6 में क्या आता है? रिस्ट एक्सटेंशन आता है, ठीक। तो रिस्ट एक्सटेंड होके ही कोई चीज आप फ्लेक्स कर सकते हैं, मतलब कोई चीज आप ग्रास्प कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप फंक्शनल इंडिपेंडेंस से करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट को खुद से खाना खिलाइए, चीजें दीजिए, ठीक है। मैनुअली आप उसको व्हीलचेयर में बैठने को कहिए, ठीक। C7 की बात करें, एल्बो एक्सटेंशन। एल्बो एक्सटेंशन सिर्फ पुशअप से सही हो सकता है और किसी टेक्निक से नहीं सही हो सकता है, क्योंकि एल्बो में जो मसला रहता है वो बड़ा इसलिए है क्योंकि पेशेंट के लिए स्टार्टिंग होती है और पेशेंट इवन उठने के लिए भी ट्राइसेप का इस्तेमाल करता है, ठीक है। T1 से ये C8 से T1 की बात करें या T1 से T9 की बात करें हम, तो कंप्लीट एक फुल हैंड फंक्शन और अपर लिम जो है इंटैक्ट देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि C8 T1, C8 से लेके T9 तक, C8 से लेके T9 तक पेशेंट फुल्ली इंडिपेंडेंस में रहेगा, अपर लिम इंटैक्ट रहेगी। आपको सिर्फ ट्रंक की ट्रेनिंग करानी है उसको, ठीक है। बाकी T10 के बाद से अगर देखा जाए, T10 से अगर L1 तक का लेवल देखा जाए, तो आपको पेशेंट को L1 में क्या है, हिप फ्लेक्सर्स का मसला है, तो आप क्या कराएंगे? हिप फ्लेक्सर्स के मसले में क्या करा सकते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे या तो कैफो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैफो यूज करेंगे। कैफो क्या होता है? नी एंकल फुट आर्थरोसिस। कैफो यूज करेंगे, नी एंकल फुट आर्थरोसिस। वो एक तरह का आप समझ लीजिए ऑर्थोटिक सपोर्ट डिवाइस होता है। तो नी एंकल फुट आर्थोसिस, ठीक है। इतनों का आर्थोसिस वाला आप बनवाएंगे पेशेंट के लिए और करवाएंगे। रही बात L2 के नीचे वालों की, तो L2 के नीचे वालों के लिए सिर्फ एंकल में मसला देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ फ्लेक्सर्स में देखने को मिल रहा है पर वो कैफो से ठीक हो जाएगा। बाकी इसमें एंकल और ब्लैडर बॉवल है, तो आप सिर्फ AFO कराएंगे। क्या कराएंगे? एंकल फुट ऑर्थोसिस, ठीक है। एफओ कराएंगे, ठीक। सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, ब्लैडर मैनेजमेंट की बात करें, हमने ये सब का मैनेजमेंट तो समझ लिया। अब जो ब्लैडर और बावल में मसला देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। इसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है ये, किसकी वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझना पड़ा जरूरी है, ठीक है। इसमें तो अगर कभी किसी पेशेंट में ब्लैडर मैनेजमेंट करना है, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा किस टाइप का ब्लैडर डिसफंक्शन पेशेंट में है। या उसका अपर मोटर न्यूरॉन हो सकता है या
लोअर मोटर न्यूरॉन हो सकता है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन हो सकता है। तो दो टाइप हमको निकल के मोटे मोटे से चले आए कि अपर मोटर न्यूरॉन हो सकता है और लोअर मोटर न्यूरॉन हो सकता है। अपर मोटर न्यूरॉन में क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बट बहुत लो वॉल्यूम। क्या कर रहा है? ज्यादा तेज से नहीं कर रहा, मतलब मैक्सिमम नहीं कर पा रहा, ताकि पूरा ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और इसमें अक्सर करके ये देखा गया है कि जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब स्पिंचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। विथ ब्लैडर। ठीक है। स्पिंस्टर कॉन्ट्रैक्ट विथ ब्लैडर। जैसे ही स्पिंस्टर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लैडर भी आपका अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट इसका यही है, या तो आप कुछ टाइम के लिए कैथेटराइजेशन यूज करें, कुछ टाइम के लिए कैथेटराइजेशन ऑफ करें, कैथेटर यूज करें, कैथेटर ऑफ करें। ठीक है। या तो आप और क्या कर सकते हैं, अगर लो वॉल्यूम में दे रहा है तो कैथेटर किसी पेशेंट के लगा है तो अगर ये कैथेटर लगा है तो बीच में एक क्लैंप लगा दीजिए ताकि उसकी पेशाब यहाँ पे रुकी रहे, तो ब्लैडर पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। फिर 1 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बाद ये क्लैंप हटा दीजिए, पेशाब निकल जाए फिर क्लैंप लगा दीजिए। तो इससे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ने की वजह से कभी ये चीजें अच्छी हो जाती हैं, कभी ये चीजें मसला कर देती हैं। ये चीजें अच्छी हो सकती हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था लो वॉल्यूम पे उसका वॉल्यूम हाई हो सकता है। पर कभी कभी इसके वजह से रीनल डैमेज रिस्क बढ़ जाता है, अगर पेशेंट को कोई और रीनल डिजीज है, रीनल डैमेज रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है कुछ चीजें करने के। तो इतनी सी बातें समझ में आ गई। ठीक है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन की बात करें। लोअर मोटर न्यूरॉन में, अपर मोटर न्यूरॉन में ये समझ जाइए कि कॉर्डा और कोनस मेडुलैरिस के ऊपर का पार्ट की बात हो रही है। लोअर मोटर न्यूरॉन में कोनस और कॉर्डा इक्विना के नीचे की बात हो रही है, कॉर्डा इक्विना और कोनस की बात हो रही है। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, एकदम फ्लैसिड हो जाएगा ब्लैडर, एकदम फ्लैसिड या ए रिफ्लेक्सिक हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं शो करेगा। जब एकदम फ्लैसिड और ए रिफ्लेक्सिक हो गया तो ब्लैडर अपने आप भरेगा, अपने आप खाली हो जाएगा, अपने आप पेशाब छूट जाएगी। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसमें आपको धीरे धीरे करके पेशेंट को जो है ब्लैडर का फ्लूइड, जो भी आप इनटेक करा रहे हैं, फ्लूइड मॉनिटरिंग करनी है आपको, फ्लूइड कितना दे रहे हैं और पेशेंट पेशाब कितना कर रहा है। अगर डे टू डे लाइफ का पेशेंट है हाँ, उसके लिए ये काम दिक्कत का है। फ्लूइड इनटेक कितना कर रहा है, फ्लूइड बाहर कितना निकल रहा है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको उस पेशेंट को करानी पड़ेंगी। ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा स्पास्टिसिटी का ब्लैडर मैनेजमेंट, तो आप समझ गए कि ब्लैडर मैनेजमेंट क्या करेंगे। ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सा ब्लैडर मैनेजमेंट आप यही कर सकते हैं। देखिए अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट है। आप इसमें मसल स्टिमुलेटर नहीं लगा सकते, आप इसमें रशियन करंट नहीं लगा सकते। ठीक है। आप ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन या कीगल मसल्स के एक्टिवेशन या स्पिंस्टर के एक्टिवेशन में ये सब चीजें नहीं कर सकते। कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हो सकता है रिस्पॉन्स आपको मिल जाए, हो सकता है ना मिले। ना मिलने की वजह ये है कि जब भैया न्यूरॉन के लेवल पे ही लीजन है, सबसे बेसिक लेवल पे ही मसला है, तो उसके ऊपर वाली चीज पे काम करके कोई फायदा नहीं मिलना। अह,
नेक्स्ट हमारा जो पेशेंट में स्पास्टिसिटी दिखेगी उसमें मैनेजमेंट क्या रखेंगे हम, ठीक है। स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट क्या रखेंगे, ठीक। तो पेशेंट में अक्सर करके स्पास्टिसिटी जब देखी जाएगी तो आपको ये समझना है कि पेशेंट में कैसी दिख रही है स्पास्टिसिटी। अगर पेशेंट अपने से चीज़ें कर ले रहा है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्चर या विदाउट एनी पेन तो आपके लिए अच्छा है, पर अगर नहीं कर पा रहा है तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से अगर वो खड़ा खुद से हो ले रहा है उसको दर्द नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, पर अगर दर्द हो रहा है तो मसला है, तो आप तुरंत उसको जो है बैठा लीजिए। कॉन्ट्रैक्चर स्पास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से अक्सर करके पेशेंट में कॉन्ट्रैक्चर भी बढ़ जाता है क्योंकि खुद पेशेंट मूवमेंट नहीं करता है, ठीक। इसमें आप फिजियोथेरेपी ये करा सकते हैं कि आप बेसिकली उसको स्ट्रेच कराइए। सस्टेन सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग मतलब तुरंत हाथ लाके ना करना, थोड़ी देर रखना, 30 सेकंड से 60 सेकंड तक एक पोजीशन पे हाथ रखना और फिर वापस नॉर्मल पे लाना, ठीक है। इसको आप सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग कह सकते हैं। सेकंड की बात करें आप पोजीशनिंग करा सकते हैं। थर्ड की बात करें आप टिल्ट टेबल स्टैंडिंग करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, टिल्ट टेबल स्टैंडिंग करा सकते हैं। टेबल स्टैंडिंग वैसे तो बहुत कम जगह पाई जाती है, बट ये करा सकते हैं आप। फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर का यूज कर सकते हैं। आप हाइड्रोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी में भी कोल्ड नहीं होगी, हॉट या वार्म से होगी ताकि स्पास्टिसिटी और रिड्यूस हो जाए। और आप क्या यूज कर सकते हैं, कास्टिंग यूज कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई कि स्पास्टिसिटी का मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि पेशेंट के स्पास्टिसिटी की वजह से कुछ चीजें ना बने। जैसे जितना भी ट्रिगर हो रहा है स्पास्टिसिटी की वजह से उस ट्रिगर पे आप सस्टेन स्ट्रेच रखिए। फॉर एग्जांपल नी एक्सटेंशन में आपको स्पास्टिसिटी पेशेंट के देखने को मिल रही है तो 30 से 60 सेकंड उस चीज को होल्ड करके रखिए। अगर खुद नहीं होल्ड कर पा रहे तो कोई ब्रेस खरीदिए। कोई ब्रेस नहीं खरीद पा रहे तो प्लास्टर यूज करिए। प्लास्टर नहीं कर पा रहे तो मैनुअली रोप से बांध के आप बेड पे सस्टेन्ड कर सकते हैं उस स्ट्रेच को, ठीक है। नीचे की तरफ बांध सकते हैं ताकि वो स्ट्रेस सस्टेन हो जाए। अब डिपेंड करता है कि ये आपका फ्लेक्शन में स्पास्टिसिटी दिख रही है कि एक्सटेंशन में दिख रही है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद हमारे पास स्पास्टिसिटी हमारी हो गई। स्पास्टिसिटी के बाद हम प्रेशर अल्सर कैसे प्रिवेंट करेंगे इन पेशेंट के, क्या प्रिवेंट करना है, प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर कैसे प्रिवेंट होगा, प्रेशर अल्सर प्रिवेंट करने के लिए सीधा सीधा आप ये समझिए पहले किस एरिया में होता है। सैक्रम के एरिया में होता है, ईशियल ट्रूबोसिटी में होता है। एक तरफ लेटा है तो ग्रेटर ट्रोकैंटर पे हो जाएगा। हील पे भी होता है बहुत से पेशेंट के, ठीक। तो आपको हर 2 घंटे पे पोजीशनिंग करानी है, प्रेशर रिलीफ कराना है। और अगर C7 के नीचे की इंजरी है तो पुशअप भी आप करा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन कराना है ताकि बैक के ऊपर से प्रेशर चला जाए, ठीक। तो क्या क्या करा सकते हैं, फॉरवर्ड लीन करा सकते हैं, पोजीशनिंग कराएंगे हर 2 घंटे पे, ठीक। फॉरवर्ड लीन कराएंगे, पोजीशनिंग कराएंगे, ठीक। इसके साथ साथ आप शियर या फ्रिक्शन ट्रांसफर के टाइम पे बचेंगे। शियर और फ्रिक्शन से इसलिए बचेंगे कि हो सकता है वहाँ की स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो और पतली हो गई हो, तो शियर और फ्रिक्शन ट्रांसफर के टाइम पे शियर और फ्रिक्शन अवॉइड कराएंगे। जितना हो सकता है पेशेंट को उठा के रखने की, घिसने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ग्रेडिंग की बात करें तो एन एन एपीएफ ग्रेडिंग जो होती है, इसकी एपीएफ ग्रेडिंग होती है, ठीक है, ठीक। तो इसके हिसाब से 4 स्टेजेस होती है। पहला
कोई एरिदीमिया नहीं। दूसरा, थिकनेस लॉस हो जाती है। तीसरा, पूरी थिकनेस और स्किन चली जाती है, फैट विजिबल होने लगता है। चौथा, पूरी थिकनेस चली जाती है, बोन और टेंडन विजिबल हो जाता है। सिंपल सॉर्टेड से 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। स्टेज 1 में क्या होगा, आपका जो सिंपल एरिदीमिया होगा, क्या होगा, एरिदीमिया दिखेगा, एरिदमा, ठीक है, जैसे हाँ एरिदीमिया तो हार्ट रेट, एरिदमा दिखेगा, ठीक है, मतलब लाल लाल चकत्ते पड़ने लगे हैं। फिर उसके बाद थिकनेस लॉस हो रही है स्किन की। ठीक, थिकनेस लॉस होने के बाद आपको पेशेंट में ये देखने को मिलेगा कि ऊपर की स्किन हट गई है। ठीक है, ऊपर की स्किन हटने की वजह से फैट विजिबल हो जाएगा, फुल थिकनेस लॉस हो जाएगी, फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाएगी। इसकी वजह से आपको फैट दिखने लगेगा। इस लॉस होने के बाद आपको क्या दिखने लगेगा, बोन और टेंडन और मसल दिखने लगेगी, टेंडन और मसल दिखने लगेगी। इतनी सी बात समझ में आई, सिंपल सॉर्टेड से। ठीक। उफ, बहुत लंबी वीडियो जा रही है भाई। आह, लास्ट जो हमारे पास बचा है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह सबसे बड़ी होती है जब सिंपैथेटिक वैसोकंस्ट्रिक्शन कोई लीजन के नीचे से होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ब्लड झटके से जाता है लेग में और स्फ्लैनिक वेसल में जाता है, और जब देर तक बैठे रहने पे, देर तक बैठे रहने पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है और पेशेंट झटके से जब उठना चाहता है, तो उस झटके से उठने की वजह से एक ड्रॉप देखने को मिलता है बीपी में। इसी के वजह से पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है या तो सिनकोप हो सकता है। सिंपल सॉर्टेड सा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में यही होता है। इसका मैनेजमेंट यही है कि आप पहला तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन समझ में आया कि नहीं आया, कि जब पेशेंट का सडनली बीपी डाउन हो जाए ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड लेग में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड लेग में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जब पेशेंट झटके से बैठता या खड़ा होता है, तो वह उतनी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाती ताकि ब्लड वापस ऊपर तक आ सके, और इसी की वजह से पेशेंट को डिजीनेस और सिनकोप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप स्फ्लैनिक वेसल पे कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन करेंगे स्फ्लैनिक वेसल का, कंप्रेस स्फ्लैनिक वेसल कैसे करेंगे, एक एब्डोमिनल बाइंडर आता है उससे करेंगे। ठीक है, एब्डोमिनल बाइंडर आता है उससे करेंगे। पेशेंट को अगर सीधा खड़ा होने को कह रहे हैं तो धीरे धीरे करके उसे खड़ा होने को कहेंगे। क्यों कहेंगे, फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर एकदम लेटा हुआ है तो लेटाने के सीधा आपको खड़ा कराना है तो धीरे धीरे करके कराइए, पहले 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90 ऐसे कराइए।
तो अगर ऐसे खड़ा कराएंगे तो पेशेंट जो है धीरे धीरे करके समझेगा चीज़ों को। अब सॉल्ट और फ्लूइड लोडिंग की बात करें तो सॉल्ट और फ्लूइड में आपको पेशेंट को सॉल्ट और फ्लूइड देते रहना है ताकि ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ना हो पाए। पोजीशन सडनली चेंज नहीं करनी है। फिजियोथेरेपी की बात करें तो इस फिजियोथेरेपी में बता रहे हैं करंटली, तो धीरे धीरे जो है पेशेंट की बोन डेंसिटी पे काम करिए और वेट बेयरिंग बेनिफिट्स पेशेंट को बताइए कि वेट बेयर करने से ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे। टिल टेबल भी मेन इसमें यूज होगी आपकी, ताकि पेशेंट को धीरे धीरे करके आदत पड़े। एक सस्टेन्ड नहीं, एक प्रोग्रेसिव वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की, ठीक है, धीरे धीरे करके। इतनी सी बात समझ में आ गई कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में आप एब्डोमिनल बाइंडर धीरे धीरे करके पेशेंट उठाएंगे और मेनली टिल टेबल का यूज ले सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, सिंपल सी। तो हमने इसमें बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। कुछ स्केल हमने पढ़ी जैसे कि एशिया स्केल और SCIM स्केल, वर्क बैलेंस हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी, हाँ वर्क बैलेंस भी बताई गई है। और स्पास्टिसिटी के लिए आप मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल यूज़ कर सकते हैं। वास आप पेन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। फिम आप फंक्शनल इंडिपेंडेंसी टेस्ट के लिए करेंगे कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस है पेशेंट की नहीं है, ठीक। तो इन टोटल यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ कॉम्प्लिकेशन भी पड़ी जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर, प्रेशर अल्सर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, डिप्रेशन भी, कॉन्ट्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, सिरिंजोमाइलिया, ये सब जो है सारे हमारे कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के देखने को मिलेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। आपको फिजियोथेरेपी पेशेंट की कब कब नहीं करानी है, जब आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिटेरिएशन देखने को मिले, कोई न्यूरोलॉजिकल मसला देखने को मिले, आपको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया देखने को मिले। ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया मतलब पेशेंट का पहले बावल, ब्लैडर और सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं था, बट ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी या कुछ दिन की फिजियोथेरेपी के बाद पेशेंट को ब्लैडर बावल में डिस्फंक्शन के होने लगा धीरे धीरे करके। तो इसके वजह से आपको फिजियोथेरेपी डिसकंटिन्यू करानी पड़ेगी और कंसल्ट करना पड़ेगा टू दी असाइंड कंसल्टेंट, ठीक है। और कब आपको रोकना पड़ेगा फिजियोथेरेपी, जब सैचुरेशन 90 के नीचे आ जाए, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे आ जाए। अगर बीपी बहुत ज़्यादा है, 180/110 के क्रॉस मार रहा है बीपी, तब आप कराएंगे। या तो बहुत कम है तब आप नहीं कराएंगे, मतलब ज़्यादा है तो भी नहीं कराएंगे, कम है तो भी नहीं कराएंगे, ठीक है। आप ये देखेंगे पेशेंट अचानक से डिस्निया के सिम्टम्स तो नहीं दे रहा है, ठीक है, और डिसैचुरेशन तो नहीं हो रही पेशेंट में। और अगर कोई नया पेन लेवल बताता है, जैसे कि एक्स्ट्रा कोई पेन हो रहा है या फीवर आ रहा है या कुछ वर्स हो रही है चीज़ें, ठीक है, धीरे धीरे करके, तो वो भी नहीं बताएंगे। क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत 2-3 कंडीशन आप ये सोचेंगे पेशेंट को हो सकता है एपिड्यूरल एब्सेस बन गया हो सकता है कि कोई लीजन हो, इसीलिए सिम्टम्स वर्स होते चले जा रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक, सिंपल सॉर्टेड सी। तो जितने भी अभी तक चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है, तो उसको समझते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी स्पाइनल कॉर्ड रिहैबिलिटेशन में आपको अर्ली मोबिलाइजेशन कराना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, आप बॉडी वेट के साथ सपोर्टेड ट्रेडमिल कराते हैं, ठीक, तो आप जब ही कराइए जब पेशेंट को इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अक्सर करके ये देखा गया है कि मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है, तो आप फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर का यूज़ करेंगे। ये सब एविडेंस बेस्ड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सी चीज़ें? एविडेंस बेस्ड चीज़ें, हवाई बातें नहीं बता रहे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई।
तो इसमें इन टोटल यही चीज़ें कवर अप है कि क्या क्या चीज़ें आपको करानी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करानी है। ठीक, अगर समरी की बात करें तो ऑलरेडी बहुत सिंपल सॉर्टेड है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं ना मसला इसमें समझने के लिए। धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है, हो सकता है कार्डियो कार्डियो की वीडियो अभी नहीं आएगी, और कार्डियो की वीडियो मैं बनाऊंगा भी नहीं। हाँ, कोई और बनाएगा, वो चैनल पे डालेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है अल्जाइमर डिजीज रहेगा।